Hello. The hallmark of every dictatorial regime is that it is never honest and transparent with its own people. एक जो तानाशाही शासक होता है उसकी एक चारित्रिक विशेषता कहें या दोष कहें होता है उसमें कि वो कभी अपने ही लोगों के साथ, अपनी ही प्रजा के साथ ना तो पारदर्शी होता है, ना ऑनेस्ट होता है, झूठ बोलता है, बेईमानी करता है। वेलकम टू फोर फिंगर्स फार्मूला एपिसोड 80। ये जो मैंने बड़ी एक्सप्लोसिव सी बात कही, कमेंट कहा कि एक जो तानाशाही व्यक्ति होता है या ताकत होती है या शासक होता है, उसका एक चारित्रिक दोष होता है कि वो अपनी ही प्रजा के साथ, अपने ही लोगों के साथ ईमानदारी नहीं बरतता, झूठ बोलता है, छिपाता है। ये जो शब्द हैं in English, the hallmark of every dictatorial regime is that it is never honest and transparent with its own people. These words, exactly the way in English they have been spoken, are the essence from a long article which appeared in Indian Express. Article का title इन डिफेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। किसका आर्टिकल? एक बहुत ही बड़ी शख्सियत का, वो शख्सियत जो एक जमाने में हमारा भविष्य निर्धारित करती थी, वो शख्सियत जिसने अपने जिंदगी के बहुत ही कीमती साल भारत की सेवा में लगाए, वो शख्सियत जो जब हिंदुस्तान में इमरजेंसी लाई गई थी 70s में, 75 में, उसमें बहुत बड़े बड़े नेताओं के साथ वो शख्सियत जो खुद भी जेल में गए थे और जेल में रहे थे, जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट में हिस्सा लेने की वजह से वो खुद और बहुत से नेता वेरियस पार्टीज के, और ये साहब जिन्होंने एक पार्टी को जो जिसकी कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं थी उसको जन्म दिया और 2 पार्लियामेंट्री सीटों से लेकर यहां तक लेके आए अपने सीनियर नेता अटल बिहारी वाजपेयी साहब के साथ, पार्टी भारतीय जनता पार्टी, शख्सियत LK अडवाणी। आज उन्हें एक गर्त में डाल दिया गया है, मार्गदर्शक मंडल, एक तरह का रिटायर्ड लीडर्स होम, उसमें डाल दिया गया है। इन दिनों जो हो रहा है, जिसके बारे में बहुत डिफरेंट वर्जन्स हैं, असंतोष भी है, दबा दबा बीजेपी के अंदर ही अंदर अशांति भी है, तो जो कुछ हो रहा है डेमोक्रेसी के साथ, उसके बारे में अडवाणी साहब पर बार बार तोहमत आती रही है कि वो कुछ बोलते क्यों नहीं है, कुछ मोरालिटी होती है कि नहीं होती डेमोक्रेसी की भी, तो अडवाणी साहब बोलते क्यों नहीं है? पर अडवाणी साहब बिल्कुल चुप। वो मार्गदर्शक मंडल के सीनियर मेंबर, दूसरे सीनियर मेंबर मुरली मनोहर जोशी पर चुप, ना कभी उनकी बात सुनी गई, ना उन्होंने कोई बात कही। पर आज जब वो बोले, इस आर्टिकल में खूब बोले। आर्टिकल का टाइटल इन डिफेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। क्या संदर्भ है इस आर्टिकल का? ये जो अब मैं लाइन पढ़ूंगा वो इंडियन एक्सप्रेस अखबार की हैं। एज VP, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट धनखड़, जगदीप धनखड़, takes on court, that is Supreme Court of India, on basic structure doctrine, recalling what BJP Margdarshak LK Advani wrote on an attempt by a government to give Parliament unfettered amending power.
जी 1975 में जब इमरजेंसी लाई मिसेस गांधी, सारे बड़े बड़े लीडर्स गिरफ्तार होकर के जेल में बंद हो गए। प्रेस के ऊपर पाबंदी आ गई कि जो भी वो लिखेंगे, जो भी एडिटोरियल होगा या अदरवाइज भी, वो सब एक सेंसर बोर्ड मुकर्रर किया गया था, उसको दिखाया जाएगा। और वो जिसको काट देते थे उसे निकालना पड़ता था। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी किस्म की एक पर्सनैलिटी दिखाई कि उन्होंने खाली पेज प्रिंट करके शाया करना शुरू कर दिया, अपना प्रतिरोध जाहिर करते हुए। इस आर्टिकल में इसका बहुत बड़ा महत्व है। पहले तो ये कह दूं, इस आर्टिकल में वो बार बार कहते हैं जब इमरजेंसी में कोई ऐसी चीज लाई गई जो सही नहीं थी, और वो क्या होती थी, वो होती थी सुप्रीम कोर्ट की ताकत को कम करना। उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाए जाते थे बार बार, और जिस तरह से धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट को अपने कब्जे में लिया जा रहा था, राष्ट्रपति को ऑलमोस्ट रबर स्टैम्प की तरह बनाने का अमेंडमेंट हुआ था। तो अडवाणी जी अपनी डायरी में उस रात या उस दिन में नोट करते थे अपने दर्द को, अपनी पेन को, अपनी तकलीफ को। जी हाँ, वो जेल में थे पर डायरी तो उनके पास थी। आज जो ये आर्टिकल है उसमें ये बात, और ये भी कहना कि मैंने अपनी डायरी में उस रात 7 अगस्त को ये लिखा या 8 अगस्त को मैंने ये नोट किया, ये कहने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि ये कहकर वो अपनी असहमति जो हो रहा है, जो वातावरण है, उसमें दर्ज करा रहे हैं। हमारी जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस जिन्हें आज़ाद होना था, उनको एक एक करके एक पंजा उनके ऊपर कसता चला जा रहा है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात आई है, बनी है। बेसिक स्ट्रक्चर उन चीज़ों के बारे में जिनके बारे में कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा और कोई पार्लियामेंट उनमें दखल नहीं कर सकती, जैसे नागरिक अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर्स कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटर तीनों अलग अलग होंगे, एक दूसरे के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में दखल नहीं दे सकते, एक दूसरे की जो कार्य प्रणाली है उसमें दखल नहीं दे सकते, एक दूसरे की जो थिंकिंग है उसमें दखल नहीं दे सकते, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी नहीं, इनडायरेक्टली भी नहीं। एक प्रयत्न चल रहा है बड़े जोरों से, बहुत चालाकी और बहुत सूझे समझे तरीके से, क्योंकि 2024 के इलेक्शन से पहले उसको लागू करवाना चाहते हैं, हमारी सत्ता उसे लागू करवाना चाहती है। वो ये है कि किसी तरह से झपट कर सुप्रीम कोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया जाए। एक बाज है जो एक पेड़ की डाल पर बैठा है और नीचे उसकी निगाह जमी हुई है एक घोंसले पर। उस घोंसले के अंदर कुछ बच्चे हैं, वो आती है, उन्हें दाना खिलाती है, पर इस बाज की नजर उस पर है, ये चिड़िया हटे और मुंह घुस जाए। चिड़िया उतनी ताकतवर नहीं है, पर इतनी शक्ति उसमें है कि वो शोर मचा सकती है, डरा सकती है शोर मचाकर उसको कि दूसरी चिड़ियाएं आ जाएंगी। तो वो वहीं बैठी हुई है, वो भी ताक लगाए बैठी है, और वो तनातनी चल रही है। ये बाज इसको छीनना चाहता है, इस घोंसले को छिन्न भिन्न कर देना चाहता है, पूरी तकदीर उन चूजों की बदल देना चाहता है, उन्हें उठा के ले जाना चाहता है, खा जाना चाहता है, हड़प कर देना चाहता है। पर चिड़िया एक टक उसकी आंखों में आंख डाल के बैठी हुई है, हिल नहीं रही है। दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बिकॉज ग्रेजुअली द पावर्स दैट बी, हमारे सत्ताधिकारी चालाकी से, होशियारी से, गैर ईमानदारी से हमारी जो आज़ादी हमें दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, उसको धीरे धीरे छीन लेना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं होने दे रही। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पैसेज है इसमें वो पढ़ के सुनाना है आपको, बिकॉज उसका इस बेसिक स्ट्रक्चर से ताल्लुक है। सारा झगड़ा इस वक्त बेसिक स्ट्रक्चर का चल रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से नए नए
सिपह सालार तैयार किए गए हैं, जिनमें एक बहुत बड़े सिपह सालार, बड़े लंबे चौड़े हैं, बहुत बड़ा कद है उनका। वो आज की जो उनकी पोजीशन है उससे पहले गवर्नर थे बंगाल में। खूब तंग किया उन्होंने, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी ममता बनर्जी की, उसको आज वो वाइस प्रेसिडेंट बना दिए गए। उनका काम सरकार की तूती बजाना है, जो सरकार चाहती है उसका शोर मचाना है। उन्होंने खुल करके बेसिक स्ट्रक्चर पर अटैक कर दिया है कि ये जो हमारी पार्लियामेंट्री जो ताकत है, पार्लियामेंट को जो सार्वभौम अधिकार है, उसमें खलल डालती है, तो ये नहीं पालन किया जाना चाहिए। पढ़ना जरूरी है। Then came the 24th Amendment seeking to undo the Golaknath judgment. The amendment conferred on Parliament the right to amend any provision of the Constitution, including those related to fundamental rights. गोलकनाथ जो जजमेंट था, वो झगड़ा इस बात के बारे में था कि तब की सरकार पार्लियामेंट के हाथ में ताकत ले लेना चाहती थी पूरी, और ये ताकत हासिल कर लेना चाहती है वो कोई भी अमेंडमेंट ला सकती है, ये दुहाई देते हुए कि पार्लियामेंट जनता के द्वारा चुना हुआ सदन है, उसको मिलनी ही चाहिए ताकत डेमोक्रेसी के नाम से। The validity of this amendment was challenged. The case that ensued, the Kesavanand Bharati case, in which the verdict was delivered in April 1973, has now become a landmark in Indian constitutional history. Drawing up a Lakshman Rekha, a thus far and no further limit, the court held that, कोर्ट्स में पढ़ता हूं जो कोर्ट ने लिखा, the amending power of parliament is wide but limited. Parliament has no power to abrogate or emasculate the basic elements or the fundamental features of the constitution. पार्लियामेंट के पास वाकई बहुत काफी अधिकार है, पर यह अधिकार नहीं है कि जो खास चीजें हैं, खास तत्व हैं, जो जान है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो उनके ऊपर दखल दे सके या उन्हें बदल सके। Since then, this has come to be known as the doctrine of the basic structure of the Constitution. केशवानंद भारती केस टेस्ट केस था। मिस्टर धनखड़ खुल करके बोलना शुरू कर दिए कि उसको नजरअंदाज किया जाना चाहिए, पार्लियामेंट को बेसिक स्ट्रक्चर बदलने का भी अधिकार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट लड़ रही है, चुप नहीं बैठ रही है। जो लॉ मिनिस्टर साहब है किरण रिजिजू, वो तो हद ही कर दिए। अब ऐसे नहीं हुआ तो उन्होंने दूसरा एक चिट्ठी लिखी कि जो जजों को सेलेक्ट करने का जो आपका सिस्टम है, उसकी कमेटी में एक गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए। किसी ना किसी तरह से चालाकी से, छल से घुस जाया जाए और काबू में ले लिया जाए एक संस्था को, जो अकेली संस्था रह गई है। एक नागरिक को उसके साथ अगर कोई ज्यादती होती है, उससे उसकी रक्षा करने के लिए इस मुकाम पे आ गए हैं हम आज। पर सवाल बहुत गहरे हैं। जहां तक बेसिक स्ट्रक्चर की बात है, एक और दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट वकील हैं, दुष्यंत दवे साहब में सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो, और जो बार काउंसिल के चेयरमैन रह चुके हैं। Clearly, this amendment was an afterthought and was a majoritarian act. हिंदू जो majority उसको साबित करने के लिए। The Supreme Court, therefore, in the celebrated case of Kesavanand Bharati versus State of Kerala, while affirming the power to amend the Constitution, rightly held that Parliament cannot change the basic features of the Constitution under Article 368. Amongst the basic features are fundamental rights of a citizen, एक नागरिक के, मानवाधिकार, rule of law, judicial review, separation of powers, executive, judiciary and legislature separate, and an independent judiciary. The Supreme Court declared that the NJAC Act
जो गवर्नमेंट लाई थी वो जजेस के अपॉइंटमेंट के संबंध में, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन जो लाई थी उसको खारिज कर दिया था, एंड द कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. द कोर्ट डिड व्हाट इट वाज ordained to do under the constitution. That's what Mr. Dushyant Dave has said, कि कोर्ट की जिम्मेदारी थी उसको खारिज करना. पर सवाल कुछ और बहुत बनता है, बातें उठ रही हैं, एडिटोरियल्स भी आ रहे हैं, पर इतने बड़े शख्स ने, जो एक जमाने में डेप्टी प्राइम मिनिस्टर थे बीजेपी के, बहुत बड़ी शक्ति थे, वो रथ यात्रा निकाली थी तो आज के प्रधानमंत्री उनके सारथी बने हुए थे. उन्होंने इतना बड़ा अटके लिखा है, सीधे उंगली तो नहीं दिखाई है, पर टेढ़ी उंगली से इशारा साफ उस तानाशाही शक्ति की तरफ ले गए हैं जो आज सत्ता में है. और ये उदाहरण देकर के उन्होंने लिखा है बड़ी खूबी के साथ कि जब 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 मानवाधिकारों पर या बेसिक स्ट्रक्चर पर अटैक करते थे, तब अमेंडमेंट्स लाकर, तब वो अपनी डायरी में अपने दर्द को लिखते थे, अपनी पेन को लिखते थे. ये कहकर वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इंडैक्टमेंट कर रहे हैं इस सरकार का, चाइडिंग इट, क्रिटिसाइजिंग इट इनडायरेक्टली, एंड सॉफ्ट शब्द से ही, बिल्कुल क्लियर, विविडली क्लियर शब्द हैं कि तुम गलत हो और बेसिक स्ट्रक्चर पर आंच आना गलत होगा. एक तरह से वो हमारे आज के उपराष्ट्रपति साहब को अपनी सीमा में रहने के लिए सचेत कर रहे हैं, और एक तरह से ये संदेश सीधा, जो सार्वभौम ताकत बनी जा रही है आज के हमारे शासक की, जो टॉप पर एक शख्स है जो कभी उनका साथी था, उनके रथ में उनके साथ चलता था, उसकी तरफ इशारा है. समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो नाड़ी है. पर मेरा प्रश्न अभी भी रहता है कि इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल में के बाद इतनी खामोशी क्यों? किसी मीडिया में आडवाणी जी के इस लेटर की बात नहीं की गई, कोई कमेंट नहीं आया. टेलीविजन चैनल्स पे तो आने का सवाल ही नहीं था, वो सब गवर्नमेंट के हैं, गोदी मीडिया है. लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें भी किसी कमेंटेटर ने कुछ नहीं लिखा, कहीं ये बात नहीं उठी गई कितना बड़ा, इतना इंपॉर्टेंट लेटर, इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल आडवाणी साहब ने लिखा है. काफी स्पष्ट है ये, when it says the hallmark of every dictatorial regime is that it is never honest and transparent with its own people. माफ कीजिएगा, बड़े बड़े जो आप एडिटर्स हैं, प्रेजेंटर्स हैं, एंकर्स हैं, इंडिपेंडेंट चैनल्स के बड़े बड़े नाम हैं, लेना नहीं चाहता. क्या हो गया आपको? आपने तो किसी ने इस पर कोई प्रोग्राम नहीं किया, सब चुप क्यों है? ये कैसी खामोशी है? It's a very loud silence. We have to wake up. We have to taste the coffee. एक बहुत बड़ी शख्सियत बहुत बड़ा संदेश दे रही है, हमें से सुनना पड़ेगा और आत्मसात करना पड़ेगा. It's a wake-up call by one of the important element of the power that governs us. A dictatorial power, in his words. जागी आज इतना ही.